चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर की। बिहार दौरे पर आज पीएम मोदी रहने वाले हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम जनसभा करेंगे। सीएम नीतीश पीएम का एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं और सीएम नीतीश प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा होने वाला है। औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री आज जनसभा भी करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का रुख करने वाले हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद यह पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली बड़ी खबर का कि जहां पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्णानगर में रैली को संबोधित करने वाले हैं। 15,000 करोड़ रुपए की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री आज 15,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं पश्चिम बंगाल की जनता को। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कृष्णा नगर में प्रधानमंत्री रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, प्रधानमंत्री के आज के दौरे के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हजारों करोड़ की सौगात आज पश्चिम बंगाल की जनता को पीएम देने वाले हैं। हेलो जी पंकज। बिल्कुल बेशक नितीशा, देखिए महत्वपूर्ण कई परियोजना है जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे और साथ ही साथ शिलान्यास करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नितीशा, महत्वपूर्ण इसलिए भी दौरा होता है क्योंकि जिस तरह से बंगाल में अराजकता को लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेरती नजर आ रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय दौरा 1 और 2 मार्च को बंगाल और फिर 6 मार्च को बंगाल पहुंचेंगे। तो ऐसे में कई रोड शो और कई रैलियां भी प्रधानमंत्री मोदी वहां संबोधित करेंगे। तो साफ है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे लगातार बीजेपी शून्य में रही है और वहां पे एक अच्छा वर्चस्व बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही। तो ऐसे में बीजेपी का मकसद एक ही है कि जो इस लोकसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें वहां से जीत के आए, जो आंकड़ा 400 पार है उस पर उसको एड ऑन किया जाए। तो कह रही है बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, हर एक क्षेत्र में मुआयना कर रही है, रोड शो कर रही है और रैलियां कर रही है, और जिससे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो। बिल्कुल पंकज, लगातार ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री काफी एक्टिव मोड में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते हैं। और प्रधानमंत्री की जो इमेज है, जो उनकी यूएसपी है, उसका इस्तेमाल बीजेपी काफी अच्छे से करती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर भी रहने वाले हैं। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल बेशक, देखिए नीतीश, प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने कामों के लिए चर्चा में रहते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जगहों पे दौरा करते नजर आते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी, आप देखिए नीतीशा, 29 फरवरी की देर रात 3-3:30 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी बैठक करते हैं। उसके बाद सवेरे उठते हैं और फिर झारखंड का दौरा करते हैं। झारखंड से बंगाल पहुंचते हैं। बंगाल में रात वहां पे कई योजनाओं को शिलान्यास करते हैं। उसके बाद आज फिर बंगाल के कार्यक्रम अटेंड करते हैं। उसके बाद वो बिहार के बेगूसराय जाएंगे आज,
और बेगूसराय में कई परियोजनाओं का और करीबन 51 परियोजनाएं हैं और 34 पेट्रोलियम से अधिक संबंधित कार्यक्रम में उसका उद्घाटन करेंगे। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी 24/7 एक्टिव प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। वो लगातार कई कार्यक्रम में, कई प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और लगातार विकास और जो बड़े योजनाएं है उसका उद्घाटन और कह रही समाज के जो बेहतर उपाय वो करने की कोशिश करते हैं। उसी तर्ज पर आज प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय में भी रहेंगे देर शाम में और वहां पे कई कार्यक्रम में और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल। तो लगातार प्रधानमंत्री जनता को, देश की जनता को सौगात दे रही है और दौरे भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। 8 राज्यों की 350 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई है। 120 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और यूपी में करीब 30 सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, बीजेपी की लिस्ट के बारे में, उम्मीदवारों के नामों के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, बेशक नितिशा, देखिए 29 तारीख की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीबन 150 नामों को लेकर चर्चा हुई है और उन तमाम नामों के बाद अब माना जा रहा है कि कभी भी बीजेपी जो पहली लिस्ट है वो जारी कर सकती है। अगर इस पर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो तेलंगाना में 5 जो नाम है, उम्मीदवार है, उनका ऐलान कर सकती है बीजेपी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी माना जा रहा है करीबन 17 से 18 सीटों पे बीजेपी ऐलान कर सकती है और ये वो सीट होंगे जहां पे बीजेपी का खाता पिछले चुनाव पे नहीं खुला था। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटें हैं, वहां बीजेपी करीबन 25 से 30 सीटों का ऐलान कर सकती है और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, वहां से भी 5 सीटों का उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इसी तरह के 17 राज्यों में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया। लेकिन अब इंतजार यही है कि कब बीजेपी अपना जो पहले लिस्ट जारी करेगी और माना जा रहा है कि आज या तो फिर कल बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है और तमाम लोगों को उसका इंतजार है। जी पंकज, हम कल से लगातार ये बात कर रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि कभी भी पहली लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन ये जो देरी है इसके पीछे का क्या कारण है? नितिशा, देखिए लगातार बीजेपी मंथन करते थे। कल भी लगातार देर रात तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करते नजर आए और स्वाभाविक सी बात है कि लगातार अलग अलग रणनीति बीजेपी अपनाती नजर आती है। उसी के तहत हो सकता है कि तय सीमा तय किया हो तारीख और उसके हिसाब से बीजेपी अनाउंस करे। तो अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की है। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। हो सकता है 2-4 नामों को लेकर मंथन और हो रहा होगा। कल देर रात भी केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक लंबे समय तक चली है। तो ये माना जा रहा है कि आज या कल में बीजेपी जरूर जो लिस्ट है वो पहले जारी कर सकती है। पंकज, लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार मंथन हो रहे हैं, अपने अपने लिस्ट जारी करना अन्य दलों ने शुरू भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया था, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी, एनडीए जैसा संगठन जो कि काफी व्यवस्थित माना जाता है, वो इतना मंथन कर रहा है, अभी तक एक लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। ये स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है या कोई और दिक्कत हो सकती है? लगातार कांग्रेस के नेता भी टूटकर आ रहे हैं बीजेपी में, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग टूटकर आ रहे हैं उनको जगह देने या फिर संगठन में व्यवस्था बनाए रखने में कहीं अड़चन आ रही हो? बिल्कुल नहीं नितिशा, देखिए लगातार बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के तारीख ऐलान होने के बाद ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। लेकिन
बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ट्रेंड बदला है और उसके बाद अब लगातार बीजेपी देखिए कि तारीख ऐलान होने से पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करती है और उसके पहले ही अपने जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 आवर और 12 महीने चुनाव मोड में रहती है, लगातार बैठकें करती है और बीजेपी के पास कैंडिडेट की कमी नहीं है। और लगातार ये भी कहा जाता है कि बीजेपी कैंडिडेट के भरोसे चुनाव नहीं जीतती, मोदी की गारंटी और मोदी के नाम पे चुनाव जीतती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कभी इस बात का मंथन करने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता को लेकर मंथन हो रहा हो या किसी चीज को। हाँ, बेशक ये होगा कि वो जरूर रणनीति बीजेपी जरूर कर रही होगी कि कहाँ पे कितना फायदा होगा और किस नेता को लड़ाई से ज्यादा फायदा होगा, तो ये जरूर उसको लेकर मंथन होगा। और बात रही लिस्ट जारी करने की, तो बीजेपी कभी भी लिस्ट जारी, मैंने पहले कहा कभी भी, आज या कल कभी भी लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि अनुमान यही होता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तुरंत बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करती है। नामों के बारे में क्या कह सकते हैं, कौन से नामों को पहले लिस्ट में शामिल किया जा सकता है? देखिए, अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग तरीके से मंथन किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे बड़े नामों को लेकर, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम लिस्ट में जरूर हो सकता है। वाराणसी से, लखनऊ से राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है। इसके अलावा अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, उनका नाम हो सकता है। उसके अलावा 2 बड़े चेहरे जो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, जयशंकर और निर्मला सीतारमण, उनको साउथ से जगह मिल सकती है और वो जो आने वाली लिस्ट है उसमें उनको जगह मिल सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 11 में से 5 सीटों का ऐलान हो सकता है और मैंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसद है दुर्ग से विजय बघेल, उनको मौका मिल सकता है। और खबरें ये भी आ रही है कि संतोष पांडे जो राजनांदगांव से सांसद है, उनको भी दोबारा मौका मिल सकता है। और अगर मध्य प्रदेश में भी कई चौंकाने वाले नाम इस बार इस लिस्ट में जारी हो सकते हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, ज्योतिराज सिंधिया हो। देखिए, ज्योतिराज सिंधिया राज्यसभा के थ्रू केंद्रीय मंत्री है, अब बताया जा रहा है कि उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान विधानसभा के बाद कई ऐसे नाम हैं। और पंकज, जैसा कि हम हमेशा से देखते आए हैं, बीजेपी की लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई चौंकाने वाला फैसला लिया गया हो तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब गोरखपुर की। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 1006 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आज सीएम योगी का यह कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर जाने वाले हैं और गोरखपुर के दौरे पर आज सीएम रहेंगे। गोरखपुर की जनता को कई करोड़ की सौगात भी देने वाले हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 1006 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही महंत दिग्विजयनाथ पार्क में यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर तमाम लोग आज पहुंचने वाले हैं। 1006 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। सीएम योगी आज अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। एक बार फिर गोरखपुर की जनता को सीएम की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है। 48 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ ही 1006 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी है। और आगे बढ़ते हुए बात लखनऊ की खबर की करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर गेट गिरने से एक बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है। गेट गिरने से एक युवक की दबकर मौत भी हो गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ के लिए ये गेट बनाया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि थाना सरोजनी नगर क्षेत्र ये है जहां पर ये एयरपोर्ट बन रहा था और इस एयरपोर्ट के लिए एक गेट बनाया जा रहा था। गेट का एक हिस्सा गिर जाने से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है।
लखनऊ एयरपोर्ट की ये घटना है जहां पर गेट गिरने से बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है। गेट गिरने से एक युवक की दबकर मौत हो गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ जो लगी हुई है उसके लिए ये गेट बनाया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। अमरेंद्र, लखनऊ एयरपोर्ट पर ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में बताएं। कौन सा ये गेट था, निर्माणाधीन था ये गेट, किस स्टेज पर पहुंचा था, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, ये एयरपोर्ट के इंटरनल बाउंड्री में निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट लखनऊ का एयरपोर्ट है और यहाँ पर इंटरनल बाउंड्री और फैसिलिटीज का निर्माण चल रहा था। और उसी के तहत निर्माण के दौरान एक बड़ा सा हिस्सा, ये जो बाउंड्री के गेट था उसका जो है वो अचानक गिरा, मतलब अचानक पलट गया। और उस गेट के गिरने से रवि दुबे नाम का 28 साल का एक युवक जो कि वहां पर कार्यरत था, उसको चोट ले आई और चोट लगने के बाद फिर उसकी मौत हो गई है, ऐसा भी बताया जा सकता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। अब क्योंकि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ जो है ये सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में आता है। अमौसी पुलिस चौकी भी है वहाँ पे। तो अमौसी पुलिस चौकी की पुलिस ने, सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने तत्काल जो है इस पर कार्रवाई की और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम भेज दिया। फिलहाल युवक कहाँ का रहने वाला है और उसके और इसकी आगे चलकर जांच भी जरूर होनी चाहिए, आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ, जनहानि भी हुई है। अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा दें। मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल झूरी बिंद की प्रतिमा का अनावरण करने वाली हैं। कई योजनाओं में वितरण के कार्यक्रम में भी आनंदीबेन पटेल राज्यपाल आज शामिल होंगी। आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी करेंगी आनंदीबेन पटेल। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगी। यहां पर राज्यपाल झूरी बिंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मिर्जापुर दौरे के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कई योजनाओं में वितरण के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और अगली खबर बलरामपुर से है, जहां एक शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर के कर्मडीहा स्कूल का बताया जा रहा है। अभी तक शिक्षक पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शराब के नशे में शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि टीवी 27 न्यूज नहीं करता है। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ओवैसी और अखिलेश यादव की। इस वक्त की अहम खबर, ओवैसी पर एफआईआर दर्ज करने वाले मुकदमे में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोनों पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है। अखिलेश और ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा करीब 2000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। प्रतिवादी अखिलेश यादव की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव पक्ष रख चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से अधिवक्ता एहतशाम आबदी और शहनवाज परवेज ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने अन्य आरोपियों को जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया है। इसके बाद जज सभी पक्षों को सुनेंगे।
और अमरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी। अमरेंद्र, ये जो पूरा मामला है आज इसमें सुनवाई होने वाली है, पहले तो ये बताएं कि ये पूरा मामला कहां तक पहुंचा है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसी कैसी और क्या टिप्पणी की गई थी। देखिए, यह मामला ज्ञान वापी परिसर में जब जिसे एक वर्ग फब्बारा कहता है और दूसरा वर्ग जो सनातन वर्ग है, जो गौर श्रृंगार गौरी को मानने वाली महिलाएं हैं, वो जिसको बाबा विश्वनाथ का प्राचीन शिवलिंग बताती हैं, वो जो शिवलिंग की जब प्राप्ति हुई थी, जब वो सामने आया, जब वो एएसआई की सर्वे टीम को शिवलिंग मिला, उसी समय ये टिप्पणी की थी असदुद्दीन ओवैसी ने। टिप्पणी हालांकि अखिलेश यादव ने की थी, लेकिन दोनों की टिप्पणी बिल्कुल अलग अलग थी। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, उसके बारे में जो बोला था उसे सनातन समाज, हिंदू समाज अभद्र भाषा मानता है। तो ऐसे में फिर उन्हीं सनातनियों द्वारा और वो जो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के लिए श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनके द्वारा अपने वकीलों के माध्यम से ये मामला दायर किया गया था। और अब इस मामले में अखिलेश यादव के वकील अपनी तरफ से कैविएट फाइल कर चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी के वकीलों को भी इस पर कैविएट फाइल करनी है। और आगे कोर्ट अगर निर्देश देता है तो इसमें हाजिर भी होना पड़ सकता है और मुकदमा आगे चल सकता है। नीतीश जी, बिल्कुल। अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है और आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, राजभवन में सीएम योगी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के बाद जल्द हो सकता है शपथ ग्रहण। ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं, दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी से संदीप चौधरी, चंदन चौधरी मंत्री बन सकते हैं। राज्यपाल बालियान, आकाश सक्सेना के नामों की भी चर्चा है। अमरेंद्र हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमरेंद्र, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। ओपी राजभर का नाम काफी लंबे समय से उठता रहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आज की क्या कुछ खबर है? कहा जा रहा है बहुत जल्द शपथ ग्रहण हो सकता है, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आज भी हो सकता है शपथ ग्रहण। बिल्कुल, देखिए, सूत्रों की बात अगर करें तो कल तक जहां चर्चा थी कि आज यानी शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, वहीं आज ये चर्चा निकल के आई है क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वो मिर्जापुर के दौरे पे हैं जी। और मिर्जापुर दौरे होने के कारण ये संभावना जताई जा रही है कि देर शाम अगर वो वापस आती हैं दौरे से, क्योंकि सड़क मार्ग से उनका जाना हुआ है, और अगर वो वापस आती हैं तो हो सकता है कार्यक्रम आज न हो। ज्यादा संभावना अब इस बात की जताई जाने लगी है कि कल रविवार को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अब क्योंकि बहुत बड़ा समारोह नहीं होना है, इलेक्शन कमीशन की बैठक भी लगातार राजधानी लखनऊ के विधान भवन में चल रही है, तो ऐसे मुझे लगता है कि एक सादे समारोह में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले कि ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल सभी दलों को और सभी जातियों को, संप्रदायों को, सभी को साधना है। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो मंत्रिमंडल विस्तार सादा एक समारोह हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द ये मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के नाम एक और नया रिकॉर्ड बना है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे रहा है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नाम एक और नया रिकॉर्ड बना है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने वाला सबसे बेहतर राज्य उत्तर प्रदेश बना है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे रहा है। पंकज तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर लखनऊ से, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, यूपी सरकार की एक और उपलब्धि सामने आ रही है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। पंकज, यहाँ पर गौरतलब ये है कि बीते दिनों जब मैं जनता के बीच गई थी, लगातार लोग आयुष्मान योजना की तारीफ कर रहे थे। कई लोगों से हम खुद ऐसे मिले हैं जो ये कह रहे थे कि इस आयुष्मान कार्ड की बदौलत उनके परिजनों का जीवन बच गया, उन्हें इलाज सही समय से और सही तरीके से मिल पाया।
जी निश्चय, बिल्कुल बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड की जो योजना है इसको बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है और लगभग सरकार का ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक, हर जरूरतमंद तक जो ये योजना है वो पहुंचे और इसको जो जिन लोगों को जिम्मा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से बखूबी निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड की योजना को लागू करने के लिए एक तरह से घर घर दस्तक दिया जा रहा है कि किसके पास है और किसका अभी बन रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं लगातार यूपी उस पर काम करता आ रहा है और कई उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन इस बार आपको बताया कि नेशनल हेल्थ सेक्टर जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसका सीधे तौर पे कहना है कि 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड देने वाला यूपी इकलौता राज्य है। और बिल्कुल इकलौता राज्य है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। TV 27 न्यूज के साथ आप बने रहें, अपडेटेड रहें।